सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं अकबर रिजवी और कहानी का नाम है पूरे चांद की रात। इसके लेखक हैं कृष्ण चंदर। तो आइए शुरू करते हैं कहानी पूरे चांद की रात। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं। हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंदोबाला तंगों के नीचे मखमली दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी दूब में जज्ब हो जाएंगे और दूब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे। नीलगूं पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बाँ बाँ से झंझना उठेगी। और फिर इन बुलंदोबाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गप गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां फूटी नहीं थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा न था। अभी सम्मल की झील पर कंवल के चराग रोशन ना हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तान की आखिरी शब में बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियां तैराते हैं। फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्सां और लर्जां बहार की आमद के मुंतज़िर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। सहपहर ख़त्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब उफुक की लकीर पर नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का किरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और किरमजी रंग से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया। हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई वो बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, कभी रुक जाती, कभी फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सिर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सहपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमज़ोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है। सोना नहीं,
जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। मैं तो सह पहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा कल धोया था, सूखा नहीं था। उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल की लकड़ियां चुनने गई थीं, वो भी नहीं आई थीं। और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे तुम्हारे लिए कैसे ला सकती। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। आज पूरे चांद की रात है, आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था और ये चांद मुझसे कह रहा था, आओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुसर्रत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है। और बादाम के सफ़ेद खुश्क शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। मैंने एक सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागोगी। आज तुम्हारे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। लो ये सुर्ख सतलड़ी पहन लो। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा, फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सरा हो उठी और कश्तियों में चराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कह कहे और मर्दों की भारी आवाज़ें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका और पूरे चांद की रात का बहार। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा, आओ चलें झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार ख़त्म हो गई, तल्ला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेढक बोल रहे थे। मेढक और झिंगुर, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था। और सोई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी, चुपचाप मोहब्बत के इंतज़ार में हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कराहट की मुंतज़िर, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़िर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के मुक़द्दस लम्स की मुंतज़िर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। ज़मीन बहुत नर्म थी और चांदनी पत्तों की ओट से छनती हुई आ रही थी और मेढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और उसके चूमने की सदा हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कमल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नरम हवाओं के लतीफ़ झोंके बुलंद होके सदहा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होंठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और ज़मीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिल के नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचो खम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता
रुक गया। अब वही मेढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे, और कोई छाती से लगा सिसकियाँ ले रहा था। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली, वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खेकर झील के बीच में ले गया। यहाँ कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, न इधर बहती थी न उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, उसमें से जरवालो निकाल कर मुझे दिए और खुद भी खाने लगी। जरवालो खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जरवालो खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम नहीं थे। उसने सही कहा था, पिछली बहार में मैं नहीं था। और जरवालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और ज़रा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर ज़मीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं नहीं था और जरवालों के पेड़ फलों से लदे फदे थे। हरे हरे जरवालो, सख्त खट्टे जरवालो जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और ज़बान सीसी करती थी और नाक बहने लगती थी, और फिर भी हरे हरे जरवालो खाए जाते थे। पिछली बहार में मैं नहीं था और ये हरे हरे जरवालो पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए थे और डाल डाल में मुसर्रत के सुर्ख शगुफे झूम रहे थे और मुसर्रत भरी आँखें, चमकती हुई मासूम आँखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगतीं। पिछली बहार में मैं नहीं था और सुर्ख सुर्ख जरवालो खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया था कि जब ये जरवालो सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी, तो मैं आऊँगा और उनकी लज्जत से लुत्फ अंदोज हो सकूँगा। जरवालो खाने के बाद हमने खुश्क खुबानियाँ खाईं। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती थी, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मज़ा देने लगती। अरे ये तो बहुत नर्म नर्म और बहुत मीठी हैं, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। ये खाओ, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं उसकी कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बहार में, और मैंने सोचा, पिछली बहार में मैं नहीं था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था, फिर उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज नुकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा नहीं हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं नहीं था और इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थीं और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैं नहीं था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीजाओं की तरह सबीह थीं और वैसी ही रसदार भी, सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों से झांकती नजर आती थीं। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगतीं और छोटा भाई दरख्त पर चढ़ जाता और खुबानियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता जाता। कितनी मीठी थीं वो पिछली बहार की रस भरी खुबानियाँ, जब मैं नहीं था। खुबानियाँ खाने के बाद उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी कि बस। सुनहरा सेंका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शफाफ मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरीं। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं।
मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। आहा, बेहद मीठे। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छिपा के, अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दी, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा कि मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी लेकिन मैं न था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, ज़मीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने नीलाई की थी। पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सरियां निकल आई थीं और हवा में झूमने लगी थीं। और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं न था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर ज़रा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आए। ऐसे नर्म और नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं नहीं था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ न होता था, अपने नाखून ही के टूटने का डर था। भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थीं अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गईं। मकई के भुट्टों का रंग ज़मीन की तरह भूरा होता गया। मैं तब भी नहीं आया था। और फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए। तुमने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा कर और सेंक कर अलग रख दिए। जब मैं नहीं था, धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेंके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं नहीं था। मैंने मुसर्रत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी नहीं थी, आज पूरी है। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करूं? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल ही आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को, हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया व माफिहा से बेखबर। फिर इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया था और उससे ये कहकर गया था कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन जब मैं लौट कर आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वे दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में लुक़मे डालते जाते हैं और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसर्रत में इस कदर खोए थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है जब मैं न था। और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत एक फ़ाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरियां होके रक़्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खिज़ा आ गई है,
जैसे हर बहार के बाद आती है। अब यहाँ तेरा क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट कर आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं। मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते सम्मल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और दोपहर से शाम हो गई है। और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ और खुनक हवा में सफ़ेद शगुफ़ों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीजा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद को आवाज़ दे रही है। वो उसे खाने के लिए बुला रही है और एक रोता हुआ बच्चा अचानक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है। परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई माझी गा रहा है और उसकी आवाज गूंजती गूंजती उफुक के उस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार ख़त्म हो गई है, तल्ला भी ख़त्म हो गया है और झील का किनारा है। ये खूबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं। कोई भारी आवाज में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई, मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है? देखा जाए तो मैं अभी तक इसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही क्या है? और मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है, कौन हो तुम? मैं कहता हूँ, ये घर मेरा है। वो कहती है, तुम्हारे बाप का है? मैं कहता हूँ, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 38 साल हुए, मैंने ही इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया हूँ। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए कि अब आप ही का है। मैं तो यूं ही। मैं ये कहकर लौटने लगता हूँ कि बुढ़िया की उंगलियाँ सख्ती से थम पर जम जाती हैं और कहती है, तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी, बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलवाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है और ये बड़े बेटे की बीवी है। और ये जो है, ये मेरा बड़ा पोता है, सलाम करो बेटा। और ये पोती। और ये जो देख रहे हो, ये मेरे खाविंद हैं। अरे रे, उसे जगाना नहीं, परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने दो उसे। फिर वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेंके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफ़ाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं,
जो हैं वो भी काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है। अब मैं भुट्टा नहीं खा सकता। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्दी मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए। आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चले गए। झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम उस रोज़ क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। वो बोली, क्या कहते हो? मैंने कहा, तुम उसके साथ खाना खा रही थी एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था। उसी रोज तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था तो मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए, लेकिन वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए थे। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई। बोली, आज तुम आए हुए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी ज़िंदगी बना ली है। इसकी सारी खुशियाँ और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है और आज तुम भी आए हो। मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था कि ज़िंदगी भर तुमसे नहीं मिलूँगा, इसीलिए इतने बरस कभी इधर नहीं आया, और अब देखो जब आया हूँ तो ज़रा सा भी रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा है। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया और मैंने उसके पोते को। उसने मेरी पोती को चूमा और मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। उसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था और वो चांद हैरत और मुसर्रत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं, जिंदगी नहीं मरती। बहार ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में नहीं थे, ये बहार तुमने देखी। इससे अगली बहार में तुम नहीं होगे, लेकिन ज़िंदगी फिर भी होगी, और जवानी भी होगी, और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहाँ कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। तो ये थी कृष्ण चंद्र की कहानी पूरे चांद की रात। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी अहमियत